हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड, बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे कॉल की है जो स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए अलग अलग बैंकों से लोन लिया। जिन लोगों की ऑलरेडी जॉब्स थी उनकी जॉब छूटी है, तो नए लोगों के लिए जॉब ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और ऐसी कंडीशन में जिन्होंने एजुकेशन लोन लिए थे और एजुकेशन लोन लेने के बाद उनकी पढ़ाई जस्ट पैंडेमिक से पहले कंप्लीट हुई है, उनके लिए बड़ा मसला ये हुआ कि उनको पिछले 1.5-2 सालों के अंदर जॉब नहीं मिली और जिनकी ईएमआई स्टार्ट हुई थी एजुकेशन लोन की, वो अपनी ईएमआई को पे नहीं कर पा रहे। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि अपने एजुकेशन लोन को कैसे पे करें। एक तरफ जैसे ही उनकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, रिकवरी एजेंट्स और बैंक स्टाफ उन्हें कॉल कर करके टॉर्चर कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे एक सबसे बड़ी परेशानी वहां आती है कि जब आप कोई एजुकेशन लोन लेते हैं तो एजुकेशन लोन में आपको एक को बोरोवर, बल्कि यहां पर को बोरोवर कहना सही नहीं है, यहां पर गारंटर बैंक जरूर आपसे लेता है और वो गारंटर आपके लोन की गारंटी देता है कि यदि मेन बोरोवर लोन को पे नहीं करता तो गारंटर उसका लोन पे करेगा। और आमतौर पर ये गारंटर आपके माँ, आपके पिताजी, आपका कोई ऐसा रिश्तेदार जिसके पास कोई भी एक वैल्यूएबल एसेट है वो होता है। और जब आप लोन की ईएमआई को स्टॉप कर देते हैं तो एक लीगल नोटिस आपके पास आता है और दूसरा लीगल नोटिस आपके गारंटर के पास आता है। आमतौर पर स्टूडेंट लाइफ के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसा मूवेबल इमूवेबल एसेट नहीं होता, यानी कि हमारे नाम पे अपनी कोई जमीन जायदाद नहीं होती है। इसीलिए बैंक के लिए बड़ा मुश्किल होता है उस स्टूडेंट से अपना पैसा रिकवर करना। इसीलिए बैंक बहुत स्मार्टली आपके लोन के अंदर एक गारंटर को भी इंट्रोड्यूस करते हैं और जब आप लोन नहीं चुकाते हैं तो उस गारंटर के एसेट्स को सेल करके बैंक अपना लोन वहां से रिकवर करता है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी परेशानी है जो अनसीन परेशानी होती है। हर बच्चा चाहता है, हर स्टूडेंट चाहता है नौकरी करके वो अपना लोन चुका देगा, लेकिन अगर किसी को नौकरी ही नहीं मिली है, अब उसको लोन कैसे चुकाना है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई भी स्टूडेंट उसका लोन डिफॉल्ट हो गया है, अगर वो बैंक के अंदर ये डिफेंस लेता है, यानी कि ये बैंक को जाके सूचित करता है कि मेरी नौकरी नहीं है इसलिए मैं आपकी ईएमआई को नहीं पे करूंगा, तो ये ध्यान रखिए कि बैंक आपकी इस प्ली को, इस गुजारिश को एंटरटेन नहीं करने जा रहा है, क्योंकि बैंक अपने एग्रीमेंट क्लॉजेस के अंदर ये स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि एक टाइम लिमिटेशन के बाद अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आपको ईएमआई पे करनी ही करनी है। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में अब आपके पास कानूनी समाधान क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने अपने लोन लेने के वक्त कोई भी चेक बैंक को दिया था तो ये याद रखिए कि बैंक उस चेक को अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसको हम सिंपल भाषा में चेक बाउंसिंग का केस कहते हैं, वो चेक बाउंसिंग का केस आपके खिलाफ फाइल कर सकता है। और मैंने अक्सर ये देखा है कि बैंक बहुत ज्यादा स्मार्टली इन केसेस को फाइल करते हैं। कैसे स्मार्टली करते हैं? सपोज आपने कोई भी लोन लिया था दिल्ली के अंदर, अब बैंक क्या करेगा कि वो चेक बाउंसिंग का केस दिल्ली के अंदर फाइल नहीं करते, वो चेक बाउंसिंग का केस कलकत्ता के अंदर जाके फाइल करते हैं ताकि आप अपने केस को सही से पैरवी ना कर सकें। जाहिर सी बात है, दिल्ली के अंदर अगर केस होगा आप आसानी से किसी भी एडवोकेट को एंगेज कर सकते हो, दिल्ली की किसी भी कोर्ट के अंदर जाके पैरवी कर सकते हो। लेकिन अगर केस कलकत्ता के अंदर होगा तो एक लैंग्वेज बैरियर है, आपको यहां से कई सौ किलोमीटर दूर आना जाना, वहां पर जाके वकील की पैरवी करवाना, ये अपने आप में एक एक्सपेंसिव अफेयर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अगर उनके पास कोर्ट का नोटिस आ भी जाता है तब भी वो कोर्ट में जाके अपनी पैरवी नहीं करते, जिसके बाद उनके वारंट इशू होते हैं और उनकी अरेस्टिंग भी हो जाती है। फ्रेंड, दूसरा यह है कि चेक बाउंसिंग, अगर आपने चेक नहीं दिए तो बहुत सारे बैंक्स आपको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अंदर नोटिस सर्व करते हैं। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्या होती है, इसके लिए ऑलरेडी मैं अलग वीडियो बना चुका हूं, वो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के साथ भी बैंक यही खेल खेलते हैं कि जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जाती। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट ने मुझे कांटेक्ट किया, उसने बताया कि वो रहता दिल्ली में है लेकिन उसकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग महाराष्ट्र के किसी जिले के अंदर उन लोगों ने शुरू की है
जो आर्बिट्रेटर है वहां पर वो ऑनलाइन हियरिंग करते हैं और वो इतने ज्यादा मिसगाइड करते हैं अपने लिटिगेंट को कि जो ऑनलाइन लिंक होता है, बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू वो ऑनलाइन हियरिंग करते हैं, उन एप्लीकेशंस के लॉगिन आईडी पासवर्ड वो अपने लिटिगेंट को प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से लिटिगेंट उस केस में अपीयर ना तो ऑनलाइन हो पाता है ना ऑफलाइन होता है, और आखिर में उनके खिलाफ एक्स पार्टी अवार्ड पास हो जाता है। फ्रेंड्स, ये दो चीजें मैंने आपको बताई, एक चेक बाउंसिंग केस, दूसरा आर्बिट्रेशन केस, और तीसरा फाइनली कोर्ट के अंदर भी रिकवरी के केसेस बैंक फाइल करता है। तो ये सारी समस्याएं एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं जब उसका लोन डिफॉल्ट होता है। अब इसकी क्या रेमेडीज हैं? सबसे पहली चीज फ्रेंड्स मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि पहली चीज, किसी भी तरह से एक स्टूडेंट को जॉब सर्च करनी ही करनी है। आमतौर पर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स, उसकी एक्सपेक्टेशन है मान लो 1 लाख रुपए महीना की जॉब की, उसको फिलहाल अगर उसको 50,000 रुपए महीना की जॉब मिल रही है तो वो उसको नहीं करता और छोड़ देता है। यहां पर मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देना चाहूंगा कि आपको फिलहाल जो भी जॉब मिल रही है आप उसको लीजिए, ताकि आप अपनी ईएमआईज को कंटिन्यू कर सकें। ये सबसे पहली रेमेडी है। दूसरा, अगर आपके पास चेक बाउंस का नोटिस आया है तो आप उसको किसी एडवोकेट के थ्रू जरूर रिप्लाई करिए, क्योंकि चेक बाउंसिंग के केसेस में जो आप रिप्लाई देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वही आपका आधार बनता है, वही आपका डिफेंस बनता है पूरे केस के अंदर जब आप उस केस को कंटेस्ट करते हैं। तीसरी बात, जब आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का पार्ट बनते हैं तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में भी आप किसी भी एडवोकेट की मदद ले सकते हैं। जो आपके ऊपर केस फाइल किया गया है उसका जवाब दाखिल करने का आपको मौका मिलता है। आप किसी भी एक एडवोकेट से उसका जवाब बनवाइए और उसको टाइमली आर्बिट्रेटर के पास बाय मेल, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप उसको जरूर फाइल करवाइए, ताकि आपको प्रॉपर डिफेंस फाइल करने का मौका मिले। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं जिनको आप यूज करके अपने लोन में या तो टाइम गेन कर सकते हैं या टाइम बाय कर सकते हैं, ताकि आप कुछ पैसों का अरेंजमेंट कर सकें। उसके लिए आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट से, लोन एक्सपर्ट से, जो इन मैटर्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, ताकि आप अपने लीगल राइट्स को समझ सकें और किसी भी अनटुवर्ड सिचुएशन से आप अपने आप को बचा सकें। तो फ्रेंड्स, यहां पर मेरा वीडियो खत्म होता है और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये मेरी वीडियो आपके काम की है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।